बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम सर, आ रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने बात की थी अबाउट द पैथोलॉजीज ऑफ द रिस्ट एंड द हैंड, जिसमें हम लोगों ने बात की थी ऑस्टियोआर्थराइटिस की और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कि व्हाट आर देयर एक्यूट स्टेजेस एंड व्हाट आर देयर एडवांस स्टेजेस और उनमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, हाउ बोथ ऑफ दीज पैथोलॉजीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और फिर हम लोगों ने बात की थी एंड के ऊपर के सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज कौन कौन सी होती हैं और बोनी सर्जरीज कौन कौन सी होती हैं। सॉफ्ट टिश्यूज में मीन्स टू से कि हम लोगों ने सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज को जब सर्जिकली ऑपरेट करना है या उनको मैनेज करना है तो वो कौन कौन से सर्जरीज हैं। फॉर एग्जांपल साइनोवेक्टमी है, ठीक है, और लिगामेंटस रिकंस्ट्रक्शन है, और सेकेंडली जो बोनी सर्जरीज हैं उनमें आपके पास आर्थ्रोप्लास्टीज आ जाती हैं जिनमें आप बोन्स को हम लोग कुछ में रिप्लेस कर देते हैं विद अ प्रोस्थेटिक इम्प्लांट। ठीक है, जस्ट टू और दोनों में हमारा क्या है, सॉफ्ट टिश्यूज सर्जरी और बोनी सर्जरीज में दोनों में एक्चुअली हम लोग क्या करें, फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो रिज्यूम करते हैं हम लास्ट लेक्चर से। ठीक है, और हम लोगों ने अब बात करनी है अबाउट द रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी के व्हाट आर द इंडिकेशंस। हम लोग ऐसे कौन से इंडिकेशंस हैं कि हम लोग रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी करवाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी इज इंडिकेटेड, सबसे पहली कंडीशन ये है कि इफ देयर इज अ स्वेयर पेन, ठीक है, और उस स्वेयर पेन की वजह से जो फंक्शनल एक्टिविटीज हैं वो लिमिट होना शुरू हो जाएं, ठीक है, तो उस सूरत हाल में हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो इंडिकेशन है दैट इज इफ देयर इज अ डिफॉर्मिटी। ठीक है, ऑब्वियसली ये जितने भी आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये अल्टीमेटली आपकी बोन्स को या आपके जॉइंट्स को इस तरीके से अफेक्ट करता है कि देयर आर डिफॉर्मिटीज। ठीक है, और जब डिफॉर्मिटीज पैदा होती हैं तो तब भी हमारी जो फंक्शनल एक्टिविटीज हैं वो ग्रॉसली रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ठीक है, सो सेकंड कॉमन इंडिकेशन है कि इफ देयर आर डिफॉर्मिटीज दैट आर गोइंग टू अफेक्ट द फंक्शनल एक्टिविटीज, ठीक है, तो तब भी हम किसकी तरफ जाएंगे, रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट इज इफ देयर इज अ फ्रैक्चर, ठीक है, ऑफ द रेडियोकार्पल जॉइंट, और इफ देयर इज अ फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द रेडियोकार्पल जॉइंट। ठीक है, मीन्स टू से कि ऐसा फ्रैक्चर जो कि रिपेयरेबल ना हो, ठीक है, मीन्स टू से कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर of the radiocarpal joint, ठीक है, that is the proximal row of the carpals and between the distal end of the radius and the ulna, ठीक है, जहां पे आपका रिस्ट जॉइंट बन रहा है, अगर वहां पर कम्युनिकेटेड किस्म का फ्रैक्चर है जो कि रिपेयरेबल नहीं है तो तब भी हम लोग रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, बात की समझ आ रही है? सारे बच्चे एक्टिव हैं? जी सर। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर दी मैंने। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर तो लोअर अपर एक्सट्रीमिटी में लो डिमांड है, अगर अपर एक्सट्रीमिटी की लोअर डिमांड है, इसका मतलब क्या है कि अपर एक्सट्रीमिटी में आपको जब भी आफ्टर द सर्जरी पेशेंट ने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे उसके रिस्ट जॉइंट के ऊपर एक्सटेंसिव वर्क आए, ठीक है, तो तब भी इंडिकेटेड है फॉर सच पेशेंट्स कि अगर किसी ने लेबरिंग एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म करनी, ठीक है, तो उन पेशेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाते हैं, उनमें ये इंडिकेटेड है। ठीक है, सेकंड लास्ट इंडिकेशन है कि जी अगर तो दोनों साइड्स की रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व हैं, ठीक है, दोनों साइड की क्या है, रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व है और आर्थ्रोडिसिस
हम नहीं करवाना चाह रहे, ठीक है, क्योंकि अगर हम आर्थ्रोडिसिस करवाएंगे तो दोनों जो रिस्ट जॉइंट है, आर्थ्रोडिसिस का मतलब क्या होता है कि जॉइंट को कंप्लीटली फ्यूज कर दिया जाए, ठीक है, दोनों जॉइंट्स को कंप्लीटली फ्यूज कर दिया जाए। अगर हम दोनों रिस्ट जॉइंट्स को, दोनों साइड के रिस्ट जॉइंट को फ्यूज कर देंगे कंप्लीटली, तो तब अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी जो फंक्शनल एक्टिविटीज हैं वो रिस्ट्रिक्ट ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आर्थ्रोडिसिस करवा दी है, ठीक है, और अब वो रिस्ट जॉइंट उतना मूवेबल नहीं है, तो तब भी हम लोग किसकी तरफ जाएंगे? रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाएंगे, डायरेक्टली हम लोग आर्थ्रोडिसिस की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज एन इंडिकेशन, समझ आइए, क्योंकि बेटा हम लोग सर्जरी तभी करते हैं ना जब हम लोग किसी चीज को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम लोग पेशेंट को और नुकसान नहीं देना चाह रहे। पेशेंट को तो पहले पेन की वजह से भी उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, तो अगर हम लोग आर्थ्रोडिसिस डायरेक्टली करवा देंगे तो अल्टीमेटली तब भी क्या होगा कि उसकी मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्ट ही रहेगी। तो हम लोगों ने क्या करना है कि अगर बायलेटरल रिस्ट इन्वॉल्वमेंट है तो हम लोगों ने आर्थ्रोडिसिस की तरफ नहीं जाना, बल्कि हमने किसकी तरफ जाना है? टूवर्ड्स रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी। और जो लास्ट इंडिकेशन है वो क्या है कि अगर सेम साइड की, लेट्स से राइट साइडेड रिस्ट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इस राइट साइडेड रिस्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आपके उसी पेशेंट के उसी शोल्डर में, राइट साइडेड शोल्डर में, एल्बो जॉइंट में अगर स्टिफनेस डेवलप हुई है, ठीक है, अगर तो शोल्डर और एल्बो जॉइंट में स्टिफनेस डेवलप हुई है तो तब भी हम लोग रिस्ट की आर्थ्रोडिसिस नहीं करवाएंगे बल्कि आर्थ्रोप्लास्टी करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग रिस्ट की ऐसे पेशेंट में जिसकी रिस्ट को हम लोग आर्थ्रोडिसिस की तरफ ले जाएं और उसके शोल्डर में और एल्बो जॉइंट में पहले से स्टिफनेस हो, तो अल्टीमेटली उसकी ये पूरी अपर एक्सट्रीमिटी क्या हो जाएगी? किसी यूज की नहीं रह जाएगी, वो कोई फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि एज अ होल जो चेन है, ठीक है, ग्लिनोहेमरल जॉइंट की, एल्बो जॉइंट की और रिस्ट जॉइंट की, वो सारी की सारी क्या कर देगी? आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देगी। सो अगर तो पहले से ग्लिनोहेमरल जॉइंट में या एल्बो जॉइंट में स्टिफनेस डेवलप हुई है, तो तब हम लोग उस रिस्ट जॉइंट की, उस सेम साइड के रिस्ट जॉइंट को आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ लेकर जाएंगे, ना कि आर्थ्रोडिसिस की तरफ लेकर जाएंगे। जी बच्चों, बात की समझ आ गई है? यस सर, आ गई है। यस सर, समझ आ गई है। Now, there are two types of contraindications to wrist arthroplasty. The one is the absolute contraindications and the other one is the relative contraindications. Absolute contraindications का मतलब क्या है कि जब भी ये वाली conditions होंगी हम लोगों ने wrist arthroplasty नहीं करनी। Relative contraindications का मतलब क्या है कि if these contraindications are present or if this situation is present, तो हम लोग कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए हम लोग सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दोज आर द रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस, या हम उस टाइम का इंतजार कर सकते हैं कि जब वो सिचुएशन या जब वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो हैं वो खत्म हो जाएं, ठीक है, तो तब हम लोग सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस? तो सबसे पहले जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो तो है आपका एक्टिव इन्फेक्शन, ठीक है। अगर तो एक्टिव बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन स्टार्ट है बॉडी में या बॉडी के उस पार्ट के अराउंड जहां पर आर्थ्रोप्लास्टी होनी है, दैट इज द रिस्ट जॉइंट, तो हम लोग कभी भी आर्थ्रोप्लास्टी नहीं करते, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेड हाई डिमांड यूजेज, मीन्स टू से कि अगर उसने आर्थ्रोप्लास्टी के फौरन बाद या सर्जरी के बाद अगर उसने स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है या उसने लेबरिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, तो तब भी हम लोग इसकी आर्थ्रोप्लास्टी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी जो है दैट विल अलाउ यू टू हैव फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ठीक है। मीन्स के आपकी रिस्ट इतनी कैपेबल हो कि आप अपनी ड्रेसिंग को चेंज कर सकें, आपकी रिस्ट इतनी कैपेबल हो जाए कि आप खाना खा सकें, ये फंक्शनल एक्टिविटीज हैं। अब अगर कोई पेशेंट जो है वो आर्थ्रोप्लास्टी के फौरन बाद ये चाहे कि मैं इससे लेबर कोई परफॉर्म करूंगा,
या कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज स्टार्ट करूंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो कि रेपिटेटिव यूजेज पे है तो मैकेनिकल लूजनिंग हो जाती है प्रोस्थेटिक इम्प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इफ देयर इज अ एक्सटेंसिव न्यूरोलॉजिकल डैमेज। एक्सटेंसिव न्यूरोलॉजिकल डैमेज का मतलब क्या है कि अगर वहां पे कोई मोटर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जब प्रोस्थेटिक इम्प्लांट इंसर्ट कर देते हैं तो प्रोस्थेटिक इम्प्लांट की इंसर्शन के बाद एक्चुअली मसल्स का कंट्रोल होता है जो कि उस प्रोस्थेटिक इम्प्लांट के फंक्शनिंग को बेहतर करता है, ठीक है, जो हेल्प करता है मूवमेंट्स के अंदर। तो अगर मोटर कंट्रोल ही नहीं होगा तो हम लोग किस तरीके से न्यूरोलॉजिकल डैमेज में एक्टिविटी प्रोस्थेटिक इम्प्लांट इंसर्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मसल्स में है ही एक्सटेंसिव डैमेज, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, मसल्स हैं ही पैरालाइज्ड, ठीक है। फोर्थ वन इज इफ देयर इज अ रप्चर ऑफ द रिस्ट एक्सटेंसर टेंडन्स, मीन्स टू से जितने भी आपके रिस्ट एक्सटेंसर टेंडन्स हैं, ठीक है, दैट आर द एक्सट्रिंसिक मसल फाइबर्स, ठीक है, उनके जितने भी टेंडन्स है अगर वो रप्चर्ड हो जाते हैं, ठीक है, रप्चर्ड किस लिए, एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्यूट इंजरी, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से, किसी गन शॉट की वजह से, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वुंड्स की वजह से, ठीक है, अगर तो वो रप्चर हो जाते हैं सारे के सारे एक्सटेंसर टेंडन्स, तो तब भी हम लोग रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भी सेम टू सेम वही मैकेनिज्म है कि अगर रिस्ट के एक्सटेंसर्स के अंदर कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, अगर वो डैमेज रहेंगे, रप्चर्ड रहेंगे, अल्टीमेटली फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकेगा, ठीक है, हमें रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी का कोई फायदा नहीं होगा एट द एंड। एंड द लास्ट वन इज इफ देयर इज अ लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन एट द रिस्ट जॉइंट विदाउट एनी पेन, ठीक है, तो ये वाली जो लिमिटेशन है रेंज ऑफ मोशन की, ये सिंपली आपकी मोबिलाइजेशन से ठीक हो सकती है, इसके लिए रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ हम तभी जाते हैं इफ देयर इज अ सीवियर पेन अलोंग विद द लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, तो तब हम लोग रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर, सबसे पहली जो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है दैट इज इफ देयर इज अ सीवियर डिफॉर्मिटी, ठीक है, लेकिन जब हम रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी करें तो हमें पता चल जाए कि हाँ रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी के बाद ये सीवियर डिफॉर्मिटी जो है ये माइल्ड डिफॉर्मिटी में चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये डिफॉर्मिटी इतनी नहीं रहेगी और उस डिफॉर्मिटी से कम हो जाएगी, प्रेजेंट डिफॉर्मिटी से कम हो जाएगी, तो तब हम लोग रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर ये हाँ हमें ये लगे कि हम लोग रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी के बाद भी सीवियर डिफॉर्मिटी को बेहतर नहीं कर सकते, अल्टीमेटली आपकी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन ही रहेगी। नेक्स्ट वन इज इफ देयर इज अ रप्चर ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन्स ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, मींस टू से अगर डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट या प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट पीआईपीज और डीआईपीज के एक्सटेंसर टेंडन्स जो है अगर वो रप्चर्ड हैं लेकिन रिस्ट के एक्सटेंसर्स जो हैं दे आर इंटैक्ट, तो तब हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरफ जाएंगे, मींस टू से कि अगर हम लोग उन डिजिट्स के एक्सटेंसर टेंडन्स को रिपेयर कर दें, उनके रिपेयर के बाद या उनकी हीलिंग के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी परफॉर्म कर सकते हैं। Now the third one is if there is a poor bone stock, or we can say that if there is the bone mineral density is low at the radiocarpal joint, तो तब भी हम लोग इसको relative contraindication में काउंट करेंगे, क्योंकि bone mineral density अगर कम होगी तो आपका प्रोस्थेटिक इम्प्लांट उतना अच्छा फिट ही नहीं होगा, एक बात, और दूसरी बात ये अगर फिट हो जाएगा अल्टीमेटली उसकी मैकेनिकल लूजनिंग हो जाएगी, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे कि प्रोस्थेटिक इम्प्लांट से पहले बोन मिनरल डेंसिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, अगर वो इंप्रूव हो जाते तो फिर हम लोग रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी परफॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट वन इज इफ देयर इज अ कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, अगर तो इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर कंप्रोमाइज्ड है तो अल्टीमेटली आप कोई भी मेजर सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते,
ठीक है, इसके लिए आपको इम्यून सिस्टम को पहले बेहतर करना होगा, तो फिर हम लोग कोई भी मेजर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। एंड द लास्ट वन इज कि अगर आपको अगर पेशेंट को आफ्टर द रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी एम्बुलेशन एड्स की जरूरत है, तो तब भी हम लोग रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी के लिए नहीं जाएंगे। हम लोग पहले उसके एम्बुलेशन एड्स को किस पे शिफ्ट करेंगे, एल्बो क्रचेस के ऊपर या एक्सिलरी क्रचेस के ऊपर, ठीक है। और अगर वो इजीली शिफ्ट हो जाता है एल्बो क्रचेस पर या एक्सिलरी क्रचेस पर, तो फिर हम लोग रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी की तरफ जाएंगे। जी बच्चों, यहां तक बात की समझ आ गई है? जी सर आ गई है। Now this is how we are going to perform the procedure, ठीक है। So let's have a look. Now this is the wrist joint, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट आपका होना चाहिए थर्ड फिंगर का, या थर्ड फिंगर का कह लो, या आप थर्ड मेटाकार्पल का कह लो। इस थर्ड मेटाकार्पल पे आपने, इस थर्ड मेटाकार्पल के बिल्कुल ऊपर आपने क्या देना है, लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन देना है। जब आपने लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन दे दिया, स्किन को आपने एक्सपेंड कर दिया है या सिंपली ओपन कर दिया है आफ्टर परफॉर्मिंग अ लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन अलोंग द थर्ड मेटाकार्पल, उसके बाद आपने क्या करना है कि साइनोवेक्टमी या टीनोसाइनोवेक्टमी परफॉर्म करनी है इफ इट इज नेसेसरी, ठीक है। स्किन को क्लियर करने के बाद आपने क्या परफॉर्म करना है, साइनोवेक्टमी परफॉर्म करनी है या टीनोसाइनोवेक्टमी परफॉर्म करनी है इफ इट इज नेसेसरी। अगर नहीं जरूरत तो सिंपली आपने क्या करना है, जो कि थर्ड पॉइंट है, दैट इज कि आपने रिस्ट एक्सटेंसर्स को, टेंडन्स को क्या कर देना है, रिट्रैक्ट कर देना है। मीन्स टू से यहाँ पे जो रिस्ट एक्सटेंसर प्रेजेंट होगा वहां आपने उसको कट कर देना है, ठीक है। एक्सटेंसर रेटिनेकुलम को इंसाइज करना है, ठीक है। एक्सटेंसर रेटिनेकुलम होते हैं यहाँ पर, जिस तरीके से फ्लेक्सर रेटिनेकुलम होता है जो कि कार्पल टनल बनाते हैं, इसी तरीके से एक्सटेंसर रेटिनेकुलम होता है जो एक्सटेंसर टेंडन्स को अपनी जगह पर रखता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम को भी इंसाइज करना है, और उसके बाद क्या करना है, उस एक्सटेंसर टेंडन को, जितने भी यहाँ पर एक्सटेंसर टेंडन्स प्रेजेंट होंगे उनको कट करके आपने रिट्रैक्ट कर देना है। रिट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेट से अगर आप कट करोगे इस तरीके से, तो इस पोर्शन को, ठीक है, इस एंड को हम लोग क्या कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस रिट्रैक्ट कर लेते हैं और इसको किसी चीज के साथ ग्रिप कर लेते हैं ताकि ये टेंडन मूव ना कर जाए टुवर्ड्स द एक्सटेंसर बेली, ठीक है। जब हम लोगों ने रिट्रैक्ट कर लिया है, रिट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों ने, हमारे पास नीचे कैप्सूल आ जाता है, ठीक है। हम लोगों ने उस कैप्सूल को, किसका कैप्सूल आ जाता है, आपकी रिस्ट का कैप्सूल आ जाता है। आपने उस कैप्सूल को क्या करना है, इंसाइज करना है, और जब आप उस कैप्सूल को इंसाइज करोगे तो आपके पास नीचे बोन्स आ जाएंगी, बोन्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब वो कहता है कि यहाँ पर आप डिफरेंट मल्टीपल बोन्स को इंसाइज करके प्रोस्थेटिक इम्प्लांट फिट कर सकते हैं। वो कहते हैं आप रेडियस के डिस्टल एंड को, अल्ना के डिस्टल एंड को, इनको कट करके इंसाइज करके इजीली आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एक्साइज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको जरूरत है तो आप जो कार्पल्स हैं, ठीक है, कार्पल्स कौन कौन से, स्केफॉइड है, ल्यूनेट है, ट्राइक्यूट्रियम है, आप इन तीनों कार्पल बोन्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर आपको जरूरत है तो आप डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अब वो कहते हैं डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स के बाद भी अगर आपको जरूरत है तो आप ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल को, इनको भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको रिमूव ऐसे नहीं करना कि इनके ये पूरी की पूरी सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल्स को रिमूव कर दें। क्या होता है कि सिर्फ सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल के जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, जो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं, विद द कार्पल्स, ठीक है। जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बन रहे हैं, आप उन आर्टिकुलर सरफेसेस को सिंपली कट करके रिमूव कर देते हो, और फिर आप क्या करते हो, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट एक इंसर्ट करते हो। अब प्रोस्थेटिक इम्प्लांट की जो प्रोक्सिमल इंसर्शन होती है वो होती है इंट्रामेडुलरी कैनाल्स ऑफ द रेडियस एंड द अल्ना, ठीक है। और जो इसकी डिस्टल इंसर्शन होती हैं वो होती हैं किसके अंदर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल के अंदर, ठीक है। इनकी जो शैफ्ट रह जाती है ना सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल की,
इनकी इंट्रामेडुलरी कैनाल्स के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर द इंसर्शन, ठीक है, हम उसी तरीके से कैप्सूल को क्लोज करते हैं। उसके बाद हम लोग जो टेंडन्स को रिट्रैक्ट किया होता है, हम उन टेंडन्स को सुचर करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपकी रेटिनेकुलम, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम, उसको रिपेयर करते हैं। और एट द एंड हम लोग रिस्ट को क्या जो स्किन होती है उसको क्या कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी। जी बच्चों, बात की समझ आ गई है? जी सर। दिस इज द पिक्चर, ठीक है। अब आप लोग पिक्चर के अंदर देखें कि किस तरीके से जो पहला सेकंड मेटाकार्पल तक जो नेल गया हुआ है वो इंट्रामेडुलरी कैनाल तक गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने जो रिमूवल है वो उन्होंने जो प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स है सिर्फ उसको रिमूव किया हुआ है, जबकि जो डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स है, ठीक है, और मेटाकार्पल्स हैं वो इंटेक्ट हैं। लेकिन आप देखें वो इंटेक्ट इस तरीके से कि वो सारी की सारी फ्यूज्ड हैं, जो प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स हैं और जो मेटाकार्पल्स हैं, दे आर फ्यूज्ड, और उन्होंने वहां तक क्या किया हुआ है, नेल को इंसर्ट किया हुआ है। तो सिंपली दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी। जी बेटा, बात की समझ आ गई है? यस सर, आ गया। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस आफ्टर रिस्ट आर्थ्रोप्लास्टी? वो कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट प्रिकॉशंस। सबसे पहली जो प्रिकॉशन है वो ये है कि आपने वेट बेयरिंग अवॉइड करनी है ऑपरेटेड हैंड के ऊपर, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या है कि आपने 5 to 10 पाउंड से ज्यादा का वेट नहीं डालना, किसके ऊपर, रिस्ट के ऊपर, ठीक है, 5 to 10 पाउंड से ज्यादा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर एम्बुलेशन रिक्वायर्ड है तो हम लोग एम्बुलेशन जो है वो रिस्ट जॉइंट के थ्रू ना परफॉर्म करें, ठीक है, बल्कि वो हम लोग अगर परफॉर्म करें तो वो हम लोग फोरआर्म या एल्बो या फिर एक्सिलरी क्रचेस के थ्रू हम लोग एम्बुलेशन एड्स को परफॉर्म करें, ठीक है, या एम्बुलेशन एड्स को यूज करें, ठीक है। हम लोग सेप्लिंट यूज करेंगे एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट की, ठीक है, ताकि पेशेंट ना चाहते हुए भी मूवमेंट परफॉर्म ना कर सके या वेट बेरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म ना कर सके, ठीक है। और लास्ट में क्या है कि आपने ऐसे किसी भी पेशेंट को हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करने देनी, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज अ चांस ऑफ मैकेनिकल लूजनिंग, ठीक है। जी बेटा, यहां तक बात की समझ आ गई है? यस सर। Now we are going to study the types of tendon repair. कौन कौन से टेंडन रिपेयर की टेक्निक्स हैं जो कि हम लोग फॉलो कर सकते हैं अगर हमारे टेंडन जो हैं वो रप्चर कर जाएं आफ्टर रिमेटॉइड आर्थराइटिस। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडन रिपेयर, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं फैक्टर्स के ऊपर कि ये जो टेंडन रिपेयर के सर्जरी है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। So the tendon repair is going to depend on the following factors. The first one is which tendon is going to be ruptured, whether it is the flexor tendon or whether it is the extensor tendon, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखना है कि फ्लेक्सर टेंडन कब रप्चर हो रहा है, एक्सटेंसर टेंडन कब रप्चर हो रहा है। नेक्स्ट इज के नंबर ऑफ रप्चर टेंडन्स, कितने नंबर ऑफ रप्चर टेंडन्स हो रहे हैं, whether it is 1, whether it is 2, whether it is 3 or more, ठीक है। फिर next is location of the rupture, ठीक है, whether the location is around the wrist joint, whether the location is at the palm of the hand or whether the location is at the proximal interphalangeal joint or at the distal interphalangeal joint, ठीक है। next is कि condition क्या है टेंडन की at the site of rupture, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि जी क्वालिटी ऑफ द रिमेनिंग टेंडन एंड्स, ठीक है, मींस टू से अब कंडीशन और क्वालिटी, ठीक है, आपने रप्चर्ड साइड के ऊपर देखना है कंडीशन को भी और क्वालिटी को भी, ठीक है।
कंडीशन और क्वालिटी का मतलब क्या है कि आपके जो रप्चरिंग हुई है जिस भी टेंडन की, ठीक है, उसके एंड्स किस तरीके से हैं। क्योंकि होता क्या है कि यूजुअली जैसे ही टेंडन जो है वो रप्चर्ड करते हैं तो इसका जो एंड होता है ना बेटा, प्रॉक्सिमल जो एंड होता है वो फौरन से बैली की तरफ मूव करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बैली मसल का क्या काम है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ही टेंडन रप्चर करता है तो वो प्रॉक्सिमल एंड फौरन से किसकी तरफ रिट्रैक्ट कर जाता है, टुवर्ड्स द मसल बेली, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, नॉट द डिस्टल एंड, क्योंकि डिस्टल एंड के साथ तो सिर्फ बोन अटैच है, मसल अटैच नहीं है, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट एक चीज क्या है कि आपके जो टेंडन्स होते हैं जैसे ही वहां पे रप्चरिंग होती है, उनके जो दो एंड्स होते हैं बनते हैं आफ्टर द रप्चर, ठीक है, वो दोनों एंड्स में फौरन से डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अक्सर क्या करना पड़ता है, हमें उस डिजेनरेटिव पोर्शन को कट करना पड़ता है और कट करके दोबारा से रिपेयर करना पड़ता है उन दोनों एंड्स को। अब आपको ये सब चीजें इस तरीके से भी आप इस चीज को देख सकते हो कि जब आपका एक टेंडन रप्चर हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ज्यादा डेंजरस चीज क्या है कि वहां पे डिजेनरेशन स्टार्ट होगी उसके दोनों एंड्स पे, ठीक है। तो हम डिजेनरेटिव एंड्स को तो नहीं आपस में जोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो डिजेनरेट हो गया, उनकी तो हीलिंग ही बहुत स्लो हो जाएगी, टेंडन की तो पहले से ही स्लो है, तो वो तो बिल्कुल ही हील नहीं कर पाएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उन डिजेनरेटिव एंड्स को कट करना पड़ता है। तो जब हम कट करेंगे, इसके पीछे भी एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि जब हम टेंडन्स को कट करेंगे तो वो टेंडन छोटा हो जाएगा, तो फिर हमें डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स यूज करने पड़ते हैं ताकि हम लोग उस टेंडन को रिपेयर कर सकें अगर हमने उसको कट कर भी दिया डिजेनरेटिव पोर्शन को, ठीक है बेटा। नाउ द फर्स्ट टाइप इज द टेंडन ट्रांसफर। टेंडन ट्रांसफर का मतलब क्या है कि एक टेंडन को उसकी एक पोजीशन से उठा के किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर इंसर्ट कर देना, दैट इज द टेंडन ट्रांसफर। मींस के फ्लेक्सर टेंडन है उसको हम लोगों ने उठा के कहां पर इंसर्ट कर दिया, एक्सटेंसर टेंडन की जगह पर, ठीक है, तो दैट इज अ टेंडन ट्रांसफर। या फिर एक्सटेंसर टेंडन को एक्सटेंसर डॉर्सम से उठा के हम लोगों ने वोलर एस्पेक्ट के ऊपर इंसर्ट कर दिया, तो दैट इज अ टेंडन ट्रांसफर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यूजुअली इसकी एग्जांपल जो है कि एक्सटेंसर एंडाइसिस, ठीक है, एक्सटेंसर इंडाइसिस लिटिल फिंगर का या इंडेक्स फिंगर के जो एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं उनको यूजुअली रिप्लेस किया जाता है इन प्लेस ऑफ द एक्सटेंसर पॉलिसस लॉन्गस। इसका मतलब बेटा ये भी है टेंडन ट्रांसफर का कि टेंडन एक्सटेंसर टेंडन जो था वो था लिटिल फिंगर का और इंडेक्स फिंगर का, लेकिन उसको उठा के किसका टेंडन बना दिया गया, थंब का टेंडन बना दिया, एक्सटेंसर पॉलिसस लॉन्गस की जगह उसको रिप्लेस कर दिया है, उसको थंब का एक्सटेंसर टेंडन बना दिया, तो दैट इज आल्सो टेंडन ट्रांसफर। मींस कि जब भी आप टेंडन की पोजीशन को चेंज करोगे, उसकी नॉर्मल एनाटॉमी से पोजीशन को चेंज करोगे, तो दैट विल बी द टेंडन ट्रांसफर। चाहे आप उसको वोलर एस्पेक्ट पर ले जाओ, चाहे आप उसको एडजेसेंट किसी भी एरिया पे इंसर्ट कर दो। नेक्स्ट वन इज अ टेंडन ग्राफ्ट रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। टेंडन ग्राफ्ट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले बात कही कि जब टेंडन रप्चर हो जाता है तो टेंडन रप्चर के जो एंड्स होते हैं वो फौरन से डीजनरेट करना शुरू कर देते हैं अगर आप सर्जरी नहीं परफॉर्म करते। तो जब अगर जो एंड्स हैं वो डीजनरेट हो जाए, उनकी फ्रेइंग हो जाए, तो फ्रेइंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, उन टेंडन एंड्स को कट कर देते हैं। जब हम उन्हें एक्सटेंसर टेंडन्स को या टेंडन एंड्स को कट करते हैं तो अल्टीमेटली टेंडन्स के दोनों एंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो क्या कर जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। दोनों टेंडन एंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा हो जाता है। अब ऑब्वियसली हम इन दोनों एंड्स को अगर पकड़ के आपस में सुचर करेंगे तो आपकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लेंथ ही नहीं मिलेगी आपको टेंडन की, और आपका टेंडन शॉर्टेंड पोजीशन में क्या हो जाएगा, सुचर्ड हो जाएगा, ठीक है। हम यूजुअली टेंडन्स को स्ट्रेच्ड पोजीशन के अंदर क्या करते हैं, इमोबिलाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके टेंडन की लेंथ पहले से शॉर्टर हो गई है और आपने उन दोनों एंड्स को सुचर कर दिया आपस में, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको फायदा नहीं होगा टेंडन रिपेयर का,
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्चुअली ग्राफ्ट इंसर्ट करते हैं, ठीक है। वो ग्राफ्ट पेशेंट का यूजुअली होता है और उसका होता है पामायरस लॉन्गस का, ठीक है। पामायरस लॉन्गस एक इंपॉर्टेंट टेंडन है। इस टेंडन के पास एक प्रॉपर लेंथ है, ठीक है, अच्छी खासी लेंथ होती है। तो हम लोग अगर इसके थोड़े से पोर्शन को कट कर भी दें, इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए हम लोग यूजुअली किसका लेते हैं, पामायरस लॉन्गस के टेंडन को लेके, ठीक है, हम लोग उस जगह पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि लेंथ को पूरा किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेंडन एनास्टोमोसिस और साइड टू साइड टेनोरेफाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज टेंडन एनास्टोमोसिस, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आपका एक टेंडन, लेट्स से दिस इज द फिंगर, लेट्स से इफ थर्ड मेटाकार्पल पे जो एक्सटेंसर टेंडन है दैट इज इंटैक्ट, ठीक है, और सेकंड और फोर्थ मेटाकार्पल के जो टेंडन्स हैं वो क्या हो गए हैं, रप्चर्ड हो गए हैं किसी भी वजह से, अंडरलाइन किसी भी पैथोलॉजी की वजह से। सेकंड और थर्ड जो टेंडन, सेकंड और फोर्थ जो टेंडन है वो क्या हो गया, रप्चर्ड हो गया। तो हम लोगों ने क्या करना है, उसके जो प्रॉक्सिमल एंड्स हैं बेटा, ठीक है, सॉरी जो डिस्टल एंड्स हैं सेकंड और फोर्थ मेटाकार्पल के, ठीक है, क्योंकि वो तो रप्चर्ड हो गया ना, तो हम लोगों ने सेकंड और फोर्थ मेटाकार्पल के जो डिस्टल एंड्स हैं जिनसे फिंगर मूव हो रही है या जो बोन्स के साथ अटैच है, उनको किसके साथ अटैच कर दिया, साइड टू साइड उनको अटैच कर दिया विद द मिडल टेंडन, ठीक है, दैट इज द थर्ड एक्सटेंसर टेंडन, ठीक है। इस थर्ड एक्सटेंसर टेंडन के साथ उनको क्या कर दिया, साइड टू साइड अटैच कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल टेंडन एनास्टोमोसिस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द टेंडन एंड टू एंड रिपेयर, ठीक है। टेंडन एंड टू एंड रिपेयर का मतलब क्या है कि टेंडन का रप्चर हुआ, लेकिन उस रप्चर होने के बाद वहां पे जो दो टेंडन एंड्स थे वहां पर कोई डिजेनरेशन, कोई फ्रेइंग नहीं हुई, ठीक है। वो दोनों एंड्स वहां पर करीब करीब अप्रोक्सीमेटेड पोजीशन में रहे। हम लोगों ने जब सर्जरी परफॉर्म की तो हम लोगों ने देखा अच्छा ये तो बिल्कुल करीब हैं, और हम लोगों ने उनको उसी करीब वाली पोजीशन में क्या कर दिया, आपस में उनको मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट करके क्या कर दिया, सुचर कर दिया, रिपेयर कर दिया। दैट इज डायरेक्ट एंड टू एंड रिपेयर। जी बच्चों बात की समझ आई है? यस सर, आ गई। यस सर, आ गई है। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस टेंडन आफ्टर एनास्टोमोसिस दोबारा बता दीजिएगा। टेंडन एनास्टोमोसिस का मतलब क्या है कि बेटा सिंपली ये लेट्स से तीन टेंडन्स हैं, ये टेंडन रप्चर्ड हो गया, ये वाला टेंडन भी रप्चर्ड हो गया, सिर्फ ये टेंडन जो है वो इंटैक्ट है। तो हम लोगों ने इन रप्चर्ड टेंडन के एंड्स को क्या कर दिया है, इसके साथ अप्रोक्सीमेट कर दिया, इसके साथ अटैच कर दिया, साइड टू साइड अटैच कर दिया। अब जब ये वाला टेंडन मूव करेगा, ये जो मिडिल फिंगर है इसका जब टेंडन मूव करेगा तो अल्टीमेटली इनका फंक्शन भी परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यस सर। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस, वो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिकॉशन है, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं जब भी हम लोग एक्सटेंसर टेंडन्स को बेटा रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग यूजुअली मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स को, एमसीपी जॉइंट्स को फ्लेक्स पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि आप लोगों ने एक्सरसाइज सर्जरी के फौरन बाद आप लोगों ने कंप्लीट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एक्सटेंशन परफॉर्म नहीं करवानी। फ्रॉम कंप्लीट मेटाकार्पोफेरेंजियल फ्लेक्शन आपने कंप्लीट मेटाकार्पोफेरेंजियल एक्सटेंशन परफॉर्म नहीं करवानी, क्योंकि ये अल्टीमेटली किसके ऊपर स्ट्रेच आएगा, ड्यूरिंग मेटाकार्पोफेरेंजियल फ्लेक्शन कंप्लीट, एमसीपी की फ्लेक्शन कंप्लीट होगी तब भी आपके एक्सटेंसर टेंडेंस के ऊपर क्या आएगा, स्ट्रेच आएगा, ठीक है। और जब वो एक्सटेंशन के अंदर जाएंगे तो तब भी उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा, मींस टू से तब उनकी इतनी कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स नहीं होगी, ठीक है। और जो फोर्स है टेंडेंस की, क्योंकि बेटा टेंडन अटैच है ना आपस में, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल किसी एक एंड को क्या कर सकता है, मोर फोर्सफुली अपनी तरफ पुल कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि जब आपने एमसीपी की एक्सटेंशन परफॉर्म करवानी है तो स्लाइटली, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपने एमसीपी की फ्लेक्स मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स को कंप्लीटली एक्सटेंड करवा दें,
ठीक है, समझ आई बात की? यस सर, आ गई। नाउ नेक्स्ट वन इज के आप लोगों ने मेटाकार्पोफ्लेंजियल फ्लेक्शन की स्ट्रेचिंग को पोस्टपोन्ड कर देना है। वो क्या कहता है? वो कहता है एमसीपी फ्लेक्शन। एमसीपी फ्लेक्शन क्या होगी कि जब हम एमसीपी की फ्लेक्शन करवाएंगे तो एक्चुअली एक्सटेंसर टेंडन के ऊपर स्ट्रेच आएगा। तो वो सिंपली क्या कहता है? वो कहता है आपकी एक्सटेंसर टेंडन की स्ट्रेचिंग को आपने तब तक पोस्टपोन कर देना जब तक आपकी एमसीपी की एक्सटेंशन कंप्लीट नहीं हो जाती। क्या नहीं कंप्लीट हो जाती? एमसीपी की एक्सटेंशन कंप्लीट नहीं हो जाती। मींस टू से कि जब तक आपके टेंडन्स इतने वर्किंग में नहीं आ जाते कि वो एमसीपी फ्लेक्शन मतलब मेटाकार्पो फ्लेक्स पोजीशन से वो एक्सटेंड ना कर सके खुद से, ठीक है, तब तक आपने रिस्ट एक्सटेंसर की स्ट्रेचिंग नहीं करवानी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वो कहते हैं कि आपने ऐसा कोई भी पोस्चर नहीं यूज करना जो कि एक्चुअली स्ट्रेस प्रोड्यूस करे। ठीक है, पोस्चर कौन सा? रिस्ट और हैंड का। ठीक है, मींस टू से आपने थंब को, रिस्ट को किसी भी ग्रिपिंग एक्टिविटीज में बेटा यूज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो ग्रिपिंग एक्टिविटीज है इसमें भी क्या हो रहा है? आपकी फोर्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आपके एक्सटेंसर्स का एक कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस होती है, तो अल्टीमेटली ये एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा आपकी रिपेयर टेंडेंस के ऊपर। फिर वो कहता है कि अगर आपको ट्रांसफर के लिए, ठीक है, जरूरत है तो आप ऑब्वियसली उस एरिया को या उस एक्सटेंसर टेंडेंस को यूज नहीं करते, बल्कि आप किसके ऊपर शिफ्ट कर जाते हो? टुवर्ड्स द एल्बो जॉइंट, या फिर आप टुवर्ड्स द एक्सिलरी क्रचेस यूज कर मूव कर जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि आप लोगों ने कोई भी विग्रस ग्रास्पिंग एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करवानी। विग्रस, जैसे पहले बात कही है ना कि आपने ऐसी कोई भी कंबाइंड मूवमेंट नहीं करवानी जिसमें आपका थंब, जिसमें आपकी फिंगर्स, जिसमें आपकी रिस्ट एज अ होल फ्लेक्स पोजीशन में जाए, वो आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करवानी, क्योंकि जब आपका थंब, आपके फिंगर्स, आपकी रिस्ट फ्लेक्शन में जाएगी तो एज अ होल आपके रिस्ट एक्सटेंसर के टेंडेंस के ऊपर स्ट्रेच आएगा। सो आप लोगों ने कभी भी कंबाइंड मूवमेंट की तरफ नहीं जाना, बल्कि किसकी तरफ मूव करना है? टुवर्ड्स द इंडिविजुअल मूवमेंट। अगर आपके फिंगर्स फ्लेक्स्ड कर रही हैं तो आपके थंब को न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, रिस्ट को भी न्यूट्रल पोजीशन में। अगर आपकी रिस्ट मूव कर रही है तो आपके फिंगर्स को क्या होना चाहिए? न्यूट्रल पोजीशन में, और थंब को भी न्यूट्रल पोजीशन में। अगर आपका थंब फ्लेक्शन में जा रहा है तो आपकी फिंगर्स को भी होना चाहिए न्यूट्रल पोजीशन में, और आपकी रिस्ट को भी। मतलब आपने कंबाइंडली मूवमेंट नहीं करनी। और लास्ट में क्या है कि आपने ग्रास्पिंग एक्टिविटीज, विग्रस ग्रास्पिंग एक्टिविटीज भी परफॉर्म नहीं करनी, क्योंकि इससे भी जो रिपेयर टेंडेंस होते हैं उनके रप्चरिंग का खतरा होता है। जी बच्चों, यहां तक बात की समझ आ गई है? सर जी पार्टिसिपेंट्स, जी बच्चों, बात की समझ आ गई है? जी सर, आ गई है। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। Now, this lecture is all about a different pathology, and that is a traumatic injury of the tendons. ठीक है, वो कहते हैं ट्रॉमेटिक इंजरी कौन सी? वो कहते हैं कि यूजुअली जो ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द एक्सटेंसर्स एज वेल एज द रिस्ट फ्लेक्सर टेंडन्स। मतलब वो फ्लेक्सर टेंडेंस को भी अफेक्ट कर सकती है, वो एक्सटेंसर टेंडेंस को भी अफेक्ट कर सकती है। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रॉमेटिक इंजरी है, कौन सी टाइप है ट्रॉमेटिक इंजरी की जो कि फ्लेक्सर टेंडेंस को भी अफेक्ट करती है और एक्सटेंसर टेंडेंस को भी। लेकिन कॉमनली फ्लेक्सर टेंडेंस दे आर मोर कॉमनली इन्वॉल्व्ड एज कंपेयर टू एक्सटेंसर टेंडेंस। ठीक है, अब वो कहते हैं कि लेसिरेशन, लेसिरेशन मींस कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कट कर देना,
ठीक है, या लेसरेट कर देना स्किन को और अंडरलाइन टेंडन्स को, दैट इज कॉल्ड अ लेसरेशन इंजरी, और वी कैन से दैट इट इज अ ट्रॉमेटिक इंजरी। ठीक है, अच्छा ये ट्रॉमा की वजह से भी लेसरेशन इंजरी हो सकती है। ठीक है, मींस टू से कि कोई जिस तरीके से कोई नाइफ है, कोई नाइफ आके लगी है या आपने नाइफ को ग्रास्प किया हुआ है, तो अल्टीमेटली वो जो टेंडन्स आएंगे वो क्या कर जाएंगे, रप्चर्ड हो जाएंगे या उनकी लेसरेशन हो जाएगी। हम रप्चर्ड इसके लिए नहीं यूज करेंगे, हम कहेंगे लेसरेटेड टेंडन्स। ठीक है, मतलब कि किसी ट्रॉमा, किसी अंडरलाइन पैथोलॉजी की वजह से टेंडन्स को रप्चर्ड नहीं हुए, बल्कि किसी ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ है, लेसिरेशन हुई है, कट कर गए हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि फ्लेक्सर टेंडन्स ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं लेसिरेशंस में एज कंपेयर टू एक्सटेंसर टेंडन्स, क्योंकि ऑब्वियसली जो फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं, हम लोग यूजुअली अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट को पकड़ते भी हैं तो वो क्या करते हैं, विद द पाम ऑफ हैंड ग्रिप करते हैं, हम इस तरीके से तो नहीं रोकते। ठीक है, डॉर्सन पर तो नहीं रोकते, हम लोग इस तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज व्हाई द flexor tendons they are more commonly lacerated as compared to the extensor tendons। ठीक है, लास्ट में आपके पास आ जाता है कि ये ट्रॉमा की वजह से भी लेसरेशन हो सकती है और ये क्लोज्ड इंजरी भी हो सकती है। क्लोज इंजरी का मतलब क्या है कि जिसमें स्किन को कुछ ना हो, ठीक है, बल्कि जो अंडरलाइन टेंडन्स हैं, ठीक है, वो अपनी पॉइंट ऑफ इंसर्शन से क्या कर जाएं, पुल अप हो जाएं। ठीक है, सही है, इतनी फोर्सफुल कोई एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके जो टेंडन्स हैं वो अपनी पोजीशन पॉइंट ऑफ इंसर्शन से क्या हो गए हैं, कट कर गए हैं, स्वीर्ड हो गए हैं। अब वो कैसी, कौन सी फोर्स हो सकती है, फॉर एग्जांपल आप अपने टेंडन्स को लेट से इस तरीके से फ्लेक्स कर रहे हो, या टेंडन्स जो है वो अपनी बेली की तरफ मूव कर रहे हैं, मसल बेली की तरफ, और एक फोर्स आती है जो इनको जस्ट लाइक दिस, इनको क्या करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाती है। ठीक है, नाउ देयर इज अ फोर्स दैट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड यू आर गोइंग टू पुश इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो तब भी आपके टेंडन्स का क्या हो जाता है, रप्चर्ड हो जाता है, टेंडन्स की लेसिरेशन हो जाती है, बट दैट इज अ क्लोज्ड इंजरी, इट इज नॉट अ ट्रॉमेटिक वन। ठीक है बेटा, समझ आ गई यहां तक? जी बच्चों, Yes, sir. नाउ वो कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द लेसिरेशन ऑफ द फ्लेक्सर टेंडन्स। ठीक है, वो कहते हैं यहाँ पर हमने ये जितने भी हमारा जो ये पाम है, फिंगर्स हैं, या जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, हम लोगों ने इसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने इसको कितने जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। अब वो कहते हैं कि जो फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस की इंसर्शन होती है वो होती है किसके ऊपर, आपके डिस्टल फैलेंक्स के ऊपर। किसके ऊपर होती है, ये डिस्टल फैलेंक्स के ऊपर, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस की। वो कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस की इंसर्शन से लेके फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस की इंसर्शन तक, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस की इंसर्शन होती है मिडल फैलेंक्स तक। तो वो कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस की इंसर्शन से लेके फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस की इंसर्शन तक, जो कि मिडिल फैलेंक्स पर है, यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट जोन, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट जोन। ठीक है, फिर वो कहते हैं कहां से लेके, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस के इंसर्शन से लेके जो कि मिडिल फैलेंक्स पर है, टिल द नेक ऑफ द मेटाकार्पल्स। ये मेटाकार्पल्स हैं। ठीक है, मेटाकार्पल के हेड्स हैं बेटा, जो नकल्स बना रहे हैं डॉर्सम के ऊपर, दीज आर द मेटाकार्पल हेड्स। इन हेड्स के बिल्कुल नीचे क्या है, आपके नेक्स मौजूद है, मेटाकार्पल नेक्स। तो वो कहते हैं कि फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस के इंसर्शन से लेके टिल द मेटाकार्पल नेक, ठीक है, यहां तक का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, सेकंड जोन कहलाएगा। जी बच्चों, बात की समझ आ रही है पार्टिसिपेंट्स? यस सर। Yes. ठीक है, नाउ द थर्ड जोन इज फ्रॉम द नेक। ठीक है, मेटाकार्पल नेक से लेके टिल द कार्पल टनल। ठीक है, या हम कह लें कि फ्लेक्सर रेटिनेकुलम का जो डिस्टल पोर्शन है, डिस्टल पोर्शन, ठीक है,
वहां तक हमारे पास थर्ड जोन बनेगा। वहां तक हमारे पास कौन सा जोन बनेगा? थर्ड जोन। फ्रॉम द नेक ऑफ द मेटाकार्पल्स, ठीक है, टिल द डिस्टल लिमिट ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम और द कार्पल टनल, इट इज कॉल्ड द थर्ड जोन। फोर्थ जोन जो है, ठीक है, फोर्थ जोन वो क्या है? वो कार्पल टनल का जोन है। ये जितने बस फ्लेक्सर रेटिनेकुलम की जितनी भी थिकनेस है, 2 फिंगर ब्रेथ थिकनेस होती है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम की, ये जो थिकनेस के नीचे जितना भी एरिया है ये क्या कहलाएगा? फोर्थ जोन कहलाएगा। और इस प्रॉक्सिमल लिमिट से लेके फ्लेक्सर रेटिनेकुलम की टिल द मीडियल एपिकंडाइल, ठीक है, टिल द ओरिजिन ऑफ द कॉमन फ्लेक्सर टेंडन, ठीक है, यहां तक का ये जितना भी फोरआर्म का एरिया है, फ्लेक्सर एस्पेक्ट है, इसको हम लोग फिफ्थ जोन में डिवाइड, फिफ्थ जोन कहते हैं। जी बच्चों, बात की समझ आइए? जी सर। हाँ, वो कहते हैं ये तो हो गए आपके जोन्स फिंगर्स के, पाम के और फोरआर्म के। थंब के आपका जोन वो कहते हैं डिफरेंट है, ठीक है। वो कहते हैं थंब का किस तरीके से डिफरेंट है कि क्योंकि हम लोग थंब को 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। कितने जोन्स में डिवाइड करते हैं? 3 जोन्स में। हम लोग फिंगर्स को, पाम को और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म को 5 जोन्स में डिवाइड करें, लेकिन थंब को हम लोग 3 जोन्स में डिवाइड करें। वो 3 जोन्स कौन से हैं? वो कहते हैं कि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की इंसर्शन से लेके, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2 फेलेंजीज होती हैं, एक डिस्टल फेलेंजी होती है और एक प्रॉक्सिमल फेलेंजीज होती हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाती है? मेटाकार्पल आ जाती है। तो वो कहता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की इंसर्शन से लेके, जो कि डिस्टल फेलेंक्स के ऊपर है, यहां से लेके आपकी मेटाकार्पल की नेक तक। किसकी नेक तक? मेटाकार्पल की नेक तक। सॉरी, दिस इज द डिस्टल फेलेंक्स, दिस इज द प्रॉक्सिमल फेलेंक्स एंड दिस इज द मेटाकार्पल, ठीक है। सो वो कहते हैं कि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की इंसर्शन से लेके टिल द नेक ऑफ द मेटाकार्पल, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट जोन ऑफ द थंब। फिर वो कहता है कि नेक ऑफ मेटाकार्पल, फर्स्ट मेटाकार्पल से लेके टिल द कार्पल लिगामेंट, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सेकंड जोन, ठीक है। और थर्ड जोन सेम टू सेम वही वाला आ जाता है जो कि किसको इंडिकेट कर रहा है? कार्पल ये जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है, ठीक है, ये बिल्कुल उसी एरिया के पास, ठीक है, जहां पे आपके कार्पल लिगामेंट से पीछे का जितना भी एरिया है थंब की साइड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द थर्ड जोन। जी बेटा, बात की समझ आ गई? अब वो कहते हैं ये जो सेकंड जोन है ना बेटा, फिंगर्स का जो सेकंड जोन है, इसको कहा जाता था कि दैट इज अ नो मैन लैंड, ठीक है, कि अगर यहाँ पर रप्चरिंग हो जाती थी तो यहाँ पर कहा जाता था कि ये कौन सी लैंड है? दैट इज नो मैन लैंड, मीन्स कि यहाँ पे रिपेयरिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। वो कहते हैं यहाँ पे रिपेयरिंग करना क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज कि यहाँ पे आपके पास क्या है? वेस्कुलर सप्लाई बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। वेस्कुलर सप्लाई क्या होती है? बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, ठीक है। समझ आ गई बेटा बात की? यस सर, आ गई। अब वो कहता है कि जो फोर्थ जोन है दैट इज ऑल्सो वेरी मच डिफिकल्ट टू परफॉर्म। वो कहता है कि फोर्थ जोन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि ये सारा एरिया कौन सा? कार्पल टनल का एरिया है। तो कार्पल टनल के एरिया में आपके पास क्या इशू आता है कि दैट इज अ नैरो कैनाल, दैट इज अ नैरो टनल, ठीक है। यहाँ पर ओपन करके विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन सर्जरी परफॉर्म करना इज नॉट मच पॉसिबल, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि ये भी जो जोन है ये भी क्या है? दैट इज द डिफिकल्ट वन, ठीक है। अगर यहाँ पर जोन में किसी भी फ्लेक्सर टेंडन का रप्चर हो जाए या सेकंड जोन में रप्चर हो जाए तो दैट आर द मोस्ट डिफिकल्ट जोन्स टू रिपेयर। जी बेटा, बात की समझ आ गई है? यस सर। अब वो कहते हैं फ्लेक्सर टेंडन की रिपेयरिंग अगर हमने करनी हो तो जो जो सर्जरीज हैं, ये सर्जरीज, इसके लिए जितनी भी सर्जरीज हैं वो डिपेंड करती हैं 3 फैक्टर्स के ऊपर। एक है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर,
जिसमें पेशेंट की एज, पेशेंट की हेल्थ, पेशेंट का काम, ऑक्यूपेशन, ठीक है, उससे हमने डिसाइड करना है कि जी कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जाए, ठीक है। ये तो हो गए पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। एक है जी सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। एक कौन से हैं? सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स। सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स में क्या आ जाता है कि सर्जन क्या चाहता है, ठीक है। इसमें सर्जन का एक्सपीरियंस डज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। बेटा बात की समझ आ रही है? दिस इज सर्जरी रिलेटेड फैक्टर एंड द लास्ट वन इज द इंजरी रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। इंजरी रिलेटेड फैक्टर्स में जो आपके पास फैक्टर्स आते हैं दैट इज मैकेनिज्म ऑफ द इंजरी। क्या मैकेनिज्म है इंजरी का, वेदर इट इज अ क्लोज्ड इंजरी और वेदर इट इज एन ओपन इंजरी। फिर लोकेशन ऑफ द लेसिरेशन, कौन सा जोन है, फर्स्ट जोन में, सेकंड जोन में, थर्ड जोन में, फोर्थ जोन में, फिफ्थ जोन में, किस तरह कौन से जोन में लेसिरेशन हो रही है टेंडन की। फिर वो कहते हैं स्किन डैमेज कितना है, एसोसिएटेड स्किन डैमेज कितना है, वास्कुलर सप्लाई कितनी डैमेज हुई है, क्या पेरिफेरल नर्व डैमेज हुई है या नहीं हुई, और क्या स्केलेटल इंजरी हुई है। मींस टू से इफ देयर इज अ फ्रैक्चर और अ डिसलोकेशन that is present with the laceration of the tendons, ठीक है बेटा। so this is the injury related factor and the last one is the time elapsed since the injury, means कितना टाइम गुजर चुका है इंजरी के बाद। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स में टाइमिंग ऑफ द रिपेयर, ठीक है, कि रिपेयर की टाइमिंग क्या है, ठीक है, मतलब कितने, ये भी सेम टू सेम के कितने अरसे के बाद सर्जन ने कहा है रिपेयरिंग का, ठीक है। फिर स्टेजिंग सर्जरीज, बेटा स्टेजिंग सर्जरीज का मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट इज स्टेजिंग सर्जरी और व्हाट इज स्टेजिंग रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ वो कहते हैं टाइमिंग ऑफ द रिपेयर इज क्रिटिकल, व्हाई, देयर आर टू रीजंस, ठीक है। वो कहते हैं एक तो पहली रीजन क्या है कि जब भी टेंडन रप्चर करता है तो उस टेंडन के जो दो एंड्स होते हैं, जो दो स्वीड एंड्स होते हैं, जो दो कटे हुए एंड्स होते हैं, वहां पर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है और डीजनरेशन की वजह से क्या होता है कि आपके जो एंड्स होते हैं वो रिपेयर करने के काबिल नहीं रहते। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो कहता है कि जो भी प्रॉक्सिमल टेंडन होता है वो क्या कर जाता है, मसल की तरफ खिंचा चला जाता है, क्योंकि मसल पहली कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें उस टेंडन को लोकेट करने में एक्सटेंसिव सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती। सो दैट इज व्हाई द टाइमिंग ऑफ द सर्जरी इज वेरी मच क्रिटिकल, ठीक है। वो कहते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप लोग पहले 10 दिनों में सर्जरी परफॉर्म करवा दें, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि हम लोगों ने रिसर्च की है तो हमें पता चला है कि इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी जिसने सर्जरी की है और आफ्टर 10 डेज जिसने सर्जरी करवाई है इंजरी के 10 दिनों के बाद, उनमें रिजल्ट सिमिलर होता है। लेकिन अगर वो कहते हैं 10 दिनों से ज्यादा का टाइम हो जाए, मींस 3 to 4 वीक्स का टाइम हो जाए, तो वो ही जो रिपेयर होगा वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर रिपेयर करना आसान नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, बात की समझ आ गई? यस सर, आगे Yes, sir. Now what are the procedures, types of tendon repair, ठीक है। लेकिन ये किसकी टाइप्स हैं, किस टेंडन रिपेयर की टाइप्स हैं, उन टेंडन रिपेयर्स की टाइप्स हैं जहां पर लेसिरेशंस हुई हैं, ठीक है। ये कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी की वजह से रप्चरिंग नहीं हुई, ठीक है। उनकी टाइप्स डिफरेंट हैं, इनकी टाइप्स डिफरेंट हैं। ये रिपेयर टाइमिंग की बेस के ऊपर है। ये कौन सा रिपेयर है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम इसको डिवाइड करें हैं कि ये एक है आपका प्राइमरी रिपेयर, ठीक है, इमीडिएट प्राइमरी रिपेयर। इमीडिएट प्राइमरी रिपेयर क्या है कि इंजरी के 24 घंटों के अंदर अंदर आपने टेंडन्स को रिपेयर करवा दिया। सेकंड है डिलेड प्राइमरी रिपेयर, मींस टू से आपने क्या किया, 24 आवर्स के बाद और 10 दिनों से पहले आपने क्या करवा लिया, रिपेयर करवा लिया, दैट इज द डिलेड प्राइमरी रिपेयर।
फिर आपके पास आ जाते सेकेंडरी रिपेयर, मीन्स कि आपने 10 दिनों के बाद, ठीक है, 11वें दिन से लेके तीसरे हफ्ते तक, ठीक है, दैट इज टिल 21st डे आफ्टर द इंजरी, 11th डे से लेके 21st डे तक अगर आपने क्या करवाई है, सॉरी, रिपेयरिंग करवाई है, तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी रिपेयर। लेट रिपेयर क्या होता है कि अगर आपने 3 या 4 हफ्तों के बाद, इंजरी के 3 या 4 हफ्तों के बाद अगर आपने जाकर रिपेयर करवाया, तो दैट इज कॉल्ड द लेट रिपेयर और लेट रिकंस्ट्रक्शन। द नेक्स्ट वन इज द स्टेज रिकंस्ट्रक्शन। स्टेज रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि हमने टोटल सर्जरी को डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड कर देना। क्या है, टोटल सर्जरी को डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड कर देना, मींस टू से कि पहली फेज में हमने कुछ काम कर लेना जो कि एसेंशियल है, ठीक है, और उसको क्लोज कर देना, और आफ्टर दैट टाइम जब वो सर्जरी कंप्लीट हो जाए या उस सर्जरी के रिजल्ट आना शुरू हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर हम लोगों का सेकेंड सर्जरी परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड स्टेज रिकंस्ट्रक्शन। अब वो कहते हैं इसकी जो कॉमन टाइप है स्टेज रिकंस्ट्रक्शन की, जो कॉमनली यूज्ड होती है, दैट इज हंटर स्टेज 2 रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज हंटर स्टेज 2 रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि सबसे पहले हंटर स्टेज 2 रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि 2 स्टेजेस आती हैं, एक फर्स्ट स्टेज है और एक सेकंड स्टेज है। अब वो कहते हैं बेटा इस बात को गौर से सुनिएगा, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो टेंडन का रप्चर हुआ, रप्चर करने के बाद जो टेंडन के एंड्स थे वो क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं, सेपरेट हो गए, एक दूसरे से अवे मूव कर गए। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी पहली जो सर्जरी हुई है उसने क्या किया है, उन दोनों एंड्स के दरमियान क्या रख दिया, एक स्पेसर रख दिया जिसको हंटर कहा जाता है, एक इम्प्लांट रख दिया, एक क्या रख दिया, स्पेसर रख दिया उन दोनों एंड्स के दरमियान, और उन दोनों एंड्स को स्पेसर के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिए। वो कहते हैं कि हमने बात की थी अबाउट द साइनोवियल मेम्ब्रेन, के एक साइनोवियल शीट होती है अराउंड द टेंडन, जो कि उस टेंडन को ग्लाइड करने में हेल्प करती है। वो कहते हैं ये जो स्पेसर रखा है, ये स्पेसर रखा है ही इसलिए है ताकि यहाँ पर जो साइनोवियम शीट रप्चर्ड हुई है वो साइनोवियम शीट क्या कर जाए, रिपेयर कर जाए इस स्पेसर के अराउंड, ठीक है, क्या कर जाए, साइनोवियम शीट क्या कर जाए, रिपेयर कर जाए। अब वो कहते हैं कि जब ये साइनोवियम शीट रिपेयर कर जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेकंड सर्जरी परफॉर्म करवाएंगे। उस सेकंड सर्जरी में क्या होगा कि यहाँ पे छोटा सा इंसिजन दिया जाएगा और स्पेसर को रिमूव करके ग्राफ्ट इंसर्ट कर दिया जाएगा, एक इस एंड के ऊपर छोटा सा कट, एक इस एंड के ऊपर छोटा सा कट देखिए, यहाँ से क्या किया जाएगा, दोनों स्पेसर्स को डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अब क्या होगी, साइनोवियल शीट होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेसर को कट करके रिमूव कर देंगे और वहां पर क्या इंसर्ट कर देंगे, एक ग्राफ्ट इंसर्ट कर देंगे, दैट इज द स्टेज 2 रिकंस्ट्रक्शन। जी बेटा बात की समझ आ गई है? यस सर, आ गई है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बेटा ये है कि हम लोग सबसे पहले साइनोवियल शीट को अलाउ करें कि साइनोवियल शीट बन जाए, ठीक है, और कोई एडहेजन्स ना बने अलोंग विद द टेंडन, ठीक है, क्योंकि जब एडहेजन्स बन जाएंगी तो आपकी टेंडन जो है उसकी ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इसलिए हम लोग पहले वहां पर स्पेसर रख रहे हैं ताकि सबसे पहले वहां पर साइनोवियल शीट बन जाए और कोई एडहेजन्स ना बने, और उसके बाद हम लोग क्या करें, उसकी विद द ग्राफ्ट रिप्लेसमेंट करें। Okay, so we talked about the immobilization in the next lecture, ठीक है। immobilization related to the surgery, के सर्जरी के बाद कितनी देर तक की immobilization करनी पड़ती है, ठीक है, और immobilization की कितनी टाइप्स होती हैं, ये हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जी बच्चों बात की समझ आ गई है? यस सर। Any question related to this topic? सर ये लेक्चर नंबर कौन सा था? बेटा ये लेक्चर है 16, लेकिन पीपीटी में दैट इज लेक्चर नंबर 14। ओके सर। जी बेटा एनी क्वेश्चंस? No, sir. Thank you.
ओके बच्चों, जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।